हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस को हिंदी में उपकल्पना कहते हैं। उपकल्पना आखिर है क्या? मैं आपको ये बताऊं कि उपकल्पना जब हम सोशल रिसर्च करते हैं, जब अनुसंधान करता जाता है, तो ये एक पहला चरण है। समस्या का चुनाव के बाद उपकल्पना का निर्माण करना पड़ता है। जैसे कोई भी वस्तु का जब आप स्टडी करते हैं तो उससे पहले आपका एक विचार, जब आप स्टडी करते हैं उस वस्तु का, तो एक विचार आता है। सपोज कि मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ कि मान लिया आत्महत्या पे आपने स्टडी करना है, वैज्ञानिक अध्ययन करना है, और आत्महत्या पे आपको रिसर्च करना है कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं। तो जब आप आत्महत्या का स्टडी करेंगे तो आपके मन में एक विचार आएगा कि आखिर आत्महत्या लोग क्यों करते। एक विचार आएगा कि आत्महत्या गरीबी के कारण करते हैं। तो ये विचार आपके लिए उपकल्पना हो जाएगा, और अब इसको साबित करना होता है। यही जब आप साबित कर देंगे तो ये नियम बन जाएगा। जैसे न्यूटन के दिमाग में एक विचार आया कि सेब नीचे क्यों गिरता है, तो न्यूटन ने सोचा होगा कि कोई ना कोई चीज जमीन के अंदर है जो सेब को खींचती है, हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, और न्यूटन ये साबित करने में सफल हो गए, तो ये नियम बन गया। उसी प्रकार जब आप आत्महत्या का विश्लेषण करने, आत्महत्या के लिए रिसर्च करने की कोशिश करेंगे और जाएंगे कि आत्महत्या लोग क्यों करते हैं, तो आपके मन में एक विचार आएगा कि आत्महत्या लोग क्यों करते हैं। आप सोचेंगे कि आत्महत्या या तो बेरोजगारी के कारण करते हैं, या आप सोचेंगे आत्महत्या तनाव के कारण करते हैं, या आप सोचेंगे कि आत्महत्या सुख सुविधा के कारण करते हैं, या आप सोचेंगे आत्महत्या इसलिए करते हैं कि लोग उनको इंसल्ट करते हैं। कुछ ना कुछ आपके मन में ज़रूर आएगा। जो विचार आपके मन में आएगा, जो आप स्टडी करते हैं उसके अनुसार आपके मन में विचार आता है, जो आपके दिमाग में होता है, और वही विचार आपके लिए उपकल्पना बनता है, और उसी को आप साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा कि मतलब किसी भी अनुसंधान के लिए ये महत्वपूर्ण चरण है और प्रथम चरण है। इसी के आधार पे पहले आप उपकल्पना का निर्माण करते हैं, तभी जाकर के आप अवलोकन करते हैं। तो लुंडबर्ग कहते हैं, लुंडबर्ग ने अपनी पुस्तक सोशल रिसर्च में कहा है, ए हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव जनरलाइजेशन द वैलिडिटी ऑफ विच रिमेन्स टू बी टेस्टेड। इसका मतलब ये है कि एक उपकल्पना जो है ना, काम चलाओ सामान्यकरण है। काम चलाओ एक प्रकार का नियम है जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी है। गुडेन हैट कहते हैं, उपकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध के लिए एक परीक्षण किया जा सकता है। मतलब अभी सत्यता बाकी है। गुडेन हैट के अनुसार हाइपोथेसिस इज ए proposition which can be put to test to determine its validity। और पीवी यंग बहुत महान सामाजिक अनुसंधान शास्त्री हैं, वो कहती है कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है और कार्यवाहक प्रकल्पना माना जाता है। तो वो कहती हैं पीवी यंग को इंग्लिश में a provisional central idea which becomes the basis for fruitful investigation is known as working hypothesis। मतलब इसका वही हुआ कि एक विचार है जो अभी नियम के रूप में काम कर रहा है, उसकी जांच करना बाकी है। तो चलिए उपकल्पना की आखिर विशेषता क्या है, थोड़ा ये कैसा उपकल्पना होना चाहिए। तो मैं आपको पहले कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि उपकल्पना में अवधारणात्मक स्पष्टता होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, और प्रयोग सिद्धता होनी चाहिए, एम्पिरिकल रेफरेंस होना चाहिए। मतलब उसको साबित किया जा सके। स्पष्टता का मतलब ऐसा नहीं है कि ड्यू अर्थी हो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। और क्या करें, उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित, रिलेटेड टू अवेलेबल टेक्निक्स। ऐसा हो हाइपोथेसिस उसको साबित भी तो किया जा सके, आपके पास ऐसी टेक्निक हो। स्पेसिफिक होना चाहिए, विशिष्टता होनी चाहिए, थोड़ा स्पेशल हो,
और सिद्धांत समूह से संबंधित, रिलेटेड टू बॉडी ऑफ थ्योरी, यानी ऐसी चीज है। गुडे एंड हैट कहते हैं सामाजिक अनुसंधान के नौसिखिए विद्यार्थियों इस नियम की अक्सर अवहेलना कर जाते हैं, उनकी प्राकल्पना किसी सिद्धांत से संबंध नहीं होती। तो आपका हाइपोथेसिस सिद्धांत से भी संबंधित होनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है सरलता, सिंपल भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम जटिल कर दिया आपने। जैसे मान लिया न्यूटन की बात मैं अक्सर इसलिए कहता हूँ कि समझाने में आपको आसानी होती है। न्यूटन ने जब हाइपोथेसिस बनाया होगा और किसी अब नीचे गिर रहा है तो 1000 बातें थोड़ी कॉम्प्लेक्स घुसा दिया ताकि साबित ही ना हो सके। इतना सिंपल रखिए कि बात समझ में आए खुद भी और दूसरों को भी। तो इसी तरह आत्महत्या क्या कारण है, आप 50 कारण बता देंगे तो कैसे साबित करेंगे? स्पेसिफिक रखना है आपको। आप 25 कारण घुसा देंगे कि आत्महत्या की ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो साबित क्या करेंगे आप? एक कारण को आप साबित करना है तो इट इज स्पेसिफिक। और आत्महत्या के स्रोत प्राकल्पना के स्रोत क्या क्या हैं ये भी जानना आपको जरूरी है। और प्राकल्पना के प्रकार एक नज़र में हम देख लेते हैं। गुडे एंड हैट ने 3 प्रकार के हाइपोथेसिस की चर्चा की है। अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित, रिलेटेड टू एम्पिरिकल यूनिफॉर्मिटी। दूसरा है जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित, कंसर्न्ड विथ कॉम्प्लेक्स आइडियल टाइप्स। और तीसरा है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित, रिलेटेड टू एनालिटिकल वेरिएबल्स। और कुछ अन्य प्रकार के हैं सकारात्मक कथनों से संबंधित, रिलेटेड टू पॉजिटिव स्टेटमेंट। नकारात्मक कथनों से संबंधित, रिलेटेड टू नेगेटिव स्टेटमेंट। शून्य कथनों से संबंधित, रिलेटेड टू नल स्टेटमेंट। काम चलाओ प्राकल्पना और वर्किंग हाइपोथेसिस। तो ये रहा, ये इस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। असल है ये हाइपोथेसिस के सोर्सेस के आखिर उपकल्पना के स्रोत क्या है, कहाँ से बनते हैं उपकल्पना। तो व्यक्ति अपनी स्वयं की सूझबूझ, विचारधारा, कल्पना और जो दृष्टि होता है उसके आधार पे उपकल्पना का निर्माण होता है। गुडे एंड हैट ने उपकल्पना के 4 स्रोत बताए हैं: सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, समरूपताएं एवं व्यक्तिगत अनुभव। तो ये सर्वमान्य है और बहुत बेहतरीन है। वो 4 कौन है गुडे एंड हैट के अनुसार? सामान्य संस्कृति, जनरल कल्चर। दूसरा है जनरल कल्चर। और दूसरा है वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक थ्योरीज। और तीसरा है एनालॉजीज, सादृश्य। और चौथा है व्यक्तिगत अनुभव। और भी बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, जैसे अंतः प्रज्ञा, इंट्यूशन। 5वां है, छठा है अनुसंधान एवं साहित्य, रिसर्च एंड लिटरेचर। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि उपकल्पना जो है जिस सामान्य संस्कृति, जिस संस्कृति में आप रहते हैं वहाँ के विचार, विश्वास, रीति रिवाज को आपने बचपन से देखा है। विवाह, संस्कार, आत्महत्या, सारी चीज आप देखते हैं। उसी अनुभव से आपका एक दिमाग में एक उपकल्पना बनता है और उसके अकॉर्डिंग आप बात रखते हैं। ये है। दूसरा है वैज्ञानिक सिद्धांत। कई उपकल्पनाओं का जो निर्माण है वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर होता है कि बहुत सारे सिद्धांतों में पाए जाने वाले अपवाद भी परिकल्पना के स्रोत हो सकते हैं। तो वैज्ञानिक सिद्धांत भी आपके लिए उपकल्पना का एक स्रोत होता है। और हाँ, सामान्य संस्कृति में आप ये जान लीजिए, पहले वाले में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जो आप जहाँ रहते हैं, आप अमेरिका रहते हैं या भारत रहते हैं या इंग्लैंड रहते हैं, वहाँ के परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म, शिक्षा, समाज अलग अलग है। उसके आधार पर लोगों के विचार बनते हैं। लोक विश्वास है जिसको बोलते हैं फोक बिलीव। जैसा आपका लोक विश्वास होगा, आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किस तरह का विश्वास आपने बनाया उसके आधार पे भी आपका बनता है। और सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज, वो समाज कैसा है, कोई भी समाज स्थिर नहीं है, कितनी तेजी से समाज बदल रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी आपका एक विचार बनता है।
और दूसरा था वैज्ञानिक सिद्धांत, साइंटिफिक थ्योरीज। कई उपकल्पनाओं का आधार समाज में पूर्व प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं और अनुसंधानकर्ता इन सिद्धांतों पर ही कई अन्य सामान्यीकरण करते हैं, उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर काम करते हैं वो। तो वो हो गया वैज्ञानिक सिद्धांत। और एनालॉजीज, सादृश्यताएं, समानताएं, कई बार समरूपताएं भी उपकल्पना को जन्म देती है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक सावयव की कल्पना जीवों के शरीर रचना से ग्रहण की और वह समाज को भी एक शरीर की भांति देखते हैं। तो इस तरह से जब एक घटना घटती है और उसके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगाते हैं कि ऐसी ही घटना वहां घटी होगी, इस आधार पर भी आप विचार रखते हैं। इसको एनालॉजीज कहते हैं। व्यक्तिगत अनुभव, चौथा है पर्सनल एक्सपीरियंस। कई उपकल्पनाओं का निर्माण व्यक्तिगत अनुभव पर होता है। लोम्ब्रोसो ने अपराधी जन्मजात होते हैं ये है कहा, और इस परिकल्पना को सैनिकों के अध्ययन से संबंधित अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ही ग्रहण किया। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति का नियम है, डार्विन के अस्तित्व के लिए संघर्ष की उपकल्पना, माल्थस की जनसंख्या वृद्धि की उपकल्पना, ये सारे व्यक्तिगत अनुभव पर ही निर्भर करता है। बहुत सारा आपका व्यक्तिगत अनुभव है, बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज के बारे में आपका एक अनुभव है, उसके आधार पर भी आप अपना विचार रखते हैं। इंट्यूशन यानी अंतः प्रज्ञा, अनेक उपकल्पना का आधार मानव की अंतर्दृष्टि और अंतरात्मा की आवाज है। आप कई बार सोचते हैं कि उस घटना के कारण क्या है और आपका निष्कर्ष आपके इंट्यूशन पर डिपेंड करता है, उसके आधार पर आप अपना विचार यानी हाइपोथेसिस रखते हैं। अनुसंधान साहित्य, रिसर्च एंड लिटरेचर, लिटरेचर पढ़ के, रिसर्च देख के आपको अंदाजा होता है। कई बार जैसे आप सोच लीजिए, आप कहते हैं दूध पीने से ये हो जाता है, वो खाने से ये होता है, पेपर में पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में एक उस रिसर्च का भी इम्पैक्ट पड़ता है। उसके आधार पे भी बहुत सारी चीज़ें जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म, शिक्षा, समाज, संस्कृति में जो घटना घटती है उसको आप उसके आधार पे भी देखते हैं। अब हम देखेंगे उपकल्पना का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस। आखिर उपकल्पना का महत्व क्या है, तो इसको आप समझ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना, मैं इसको पहले पॉइंट वाइज बता दे रहा हूं। उपकल्पना का महत्व अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना। डिटर्मिनेशन ऑफ गोल ऑफ द स्टडी यानी या डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ स्टडी, अध्ययन को उचित दिशा प्रदान करते हैं। प्रोवाइडिंग सुटेबल डायरेक्शन, अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना। रिस्ट्रिक्टिंग द फील्ड ऑफ स्टडी, और चौथा पॉइंट है अध्ययन में निश्चितता लाना, डेफिनेटनेस इन द स्टडी, और पांचवा पॉइंट है तथ्यों के संकलन में सहायक, हेल्पफुल इन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, और छठा पॉइंट है सिद्धांत के निर्माण में सहायक, हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज, सातवां पॉइंट है निष्कर्ष निकालने में सहायक, हेल्पफुल इन ड्राइंग कंक्लूजन, और तो ये रहा निष्कर्ष, सत्यता की खोज करने में भी सहायक है। तो क्या है कि उपकल्पना का निर्माण करने से क्या है, एक बार जब उपकल्पना का निर्माण हो जाता है तो कोई भी अनुसंधानकर्ता अध्ययन को एक निश्चित दिशा की तरफ ले जाता है और भटकता नहीं है। अब मैं आपको ये बताऊं, जैसे सपोज आपको कोई ये बोलता है आपको जाना है दिल्ली, और आपको किसी व्यक्ति ने या आपने ये पता कर लिया कि दिल्ली का रास्ता कौन है, और दिल्ली में जाने का सपोज 4 रास्ते हैं, और 4 या तो अलग अलग जगहों पे जाते हैं या 4 दिल्ली ही जाते हैं मान लीजिए। तो आपको चारों रास्ते से तो नहीं जाना है, आपको कोई एक ही रास्ते से जाना है। तो इस तरह से जब आप एक रास्ता पकड़ लेते हैं तो आपकी ऊर्जा भी बच जाती है, आपका समय भी बच जाता है, आपका धन भी बच जाता है। आप निश्चित लक्ष्य को आराम से निश्चितता के साथ पहुंच जाते हैं सही दिशा में। वही काम उपकल्पना एक करती है, उपकल्पना आपको भटकने से बचाती है और अनुसंधान को एक सही दिशा में लेके चलती है। सपोज अगर आपको साबित करना है कि आत्महत्या क्यों होता है और आपने पहले विचार रखा कि आत्महत्या बेरोजगारी के कारण हुआ, तो आप
आप भटकेंगे नहीं, आप ये नहीं ढूंढेंगे कि आत्महत्या तनाव के कारण होता है। आपको तो यही पता करना है कि आत्महत्या बेरोजगारी के कारण होता है, तो आप भटकेंगे नहीं, क्योंकि तनाव तो फिर अलग बात हो गई। आप ये नहीं चाहेंगे कि आत्महत्या संपन्न लोग करते हैं, क्योंकि आपका मेन स्टडी हो जाएगा आत्महत्या बेरोजगारी के कारण होता है। तो ये आपको भटकने नहीं देता है उपकल्पना। तो इस प्रकार है उपकल्पना का बहुत महत्वपूर्ण रोल है सामाजिक अनुसंधान में। और लिमिटेशन ऑफ हाइपोथेसिस, उपकल्पना की सीमा क्या है और उपकल्पना में आने वाली कठिनाइयाँ क्या है, उसको आप थोड़ा जान लीजिए। मैं पॉइंट वाइज बता देता हूँ। उपकल्पना में अटूट विश्वास, फुल कॉन्फिडेंस इन हाइपोथेसिस, ये भी एक गलत चीज़ है। अब आप उपकल्पना में इतना विश्वास कर रहे हैं जबकि वो चीज़ है ही नहीं। कई बार आपका स्टडी गलत हो जाता है। जैसे मान लिया आपने कहा आत्महत्या की वजह बेरोजगारी है, जबकि आत्महत्या की वजह बेरोजगारी नहीं है, कोई और कारण है, और आप इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं अपनी उपकल्पना पे, तो आपका स्टडी गलत हो जाता है। दूसरा पॉइंट है उपकल्पना आधारित तथ्य, हाइपोथेसिस बेस्ड फैक्ट। तीसरा पॉइंट है विशिष्ट अभिरुचियों तथा संवेगों का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट एंड इमोशन। आपका इमोशन भी गड़बड़ करता है हाइपोथेसिस को। अध्ययनकर्ता का प्रतिष्ठा बिंदु, प्रेस्टीज पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर। उपकल्पना के निर्माण में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित कठिनाइयाँ हैं, जैसे स्पष्ट ढांचे की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ डेफिनिट फ्रेमवर्क, ढांचे के तार्किक एवं कुशल प्रयोग का अभाव, लैक ऑफ लॉजिकल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ फ्रेम। अध्ययन प्रणालियों से संबंधित घटना की परिवर्तनशीलता, आप जिस घटना का स्टडी करने जा रहे हैं वो बार बार बदल रही है, तो इससे भी हाइपोथेसिस में काफ़ी डिफिकल्टी आती है। बना ही नहीं पाएंगे आप आत्महत्या का, बना ही नहीं पाएंगे आप उपकल्पना आसानी से, तो ये भी एक दिक्कत होती है। उपकल्पना अध्ययनकर्ता का पक्षपात, बायसनेस ऑफ रिसर्चर। आप जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का, जैसे मान लिया आत्महत्या का या प्रेम विवाह का, लेकिन आप खुद बायस्ड है, वहाँ पे आपको न्यूट्रल बन के स्टडी करना है, तो वो बायस्डनेस आपकी आ जाती है, तो स्टडी खराब हो जाएगी। उसके बाद सजातीवाद तथा समूह केंद्रित एथनोसेंट्रिसिज्म। आप जिस ग्रुप का स्टडी करने जा रहे हैं वो आपके ही ग्रुप के लोग हैं। सपोज आप अपने गांव का अध्ययन करने जा रहे हैं, या आप अपने देश का अध्ययन करने जा रहे हैं, अपने खास समूह का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो आप भावनात्मक रूप से उसको अच्छा मानने लगते हैं। जब आप किसी समुदाय को अच्छा मान के चलेंगे तो स्टडी कैसे हो पाएगी? आप ये मान के चल रहे हैं कि ये समुदाय अच्छा है, ये जाति अच्छी है, ये क्षेत्र अच्छा है, ये संस्कृति अच्छी है, ये आपके मन के अंदर है, तो आपको बायस, आपकी स्टडी को बायस बना देगी। तो कोई भी स्टडी जब तक आप न्यूट्रल होकर के नहीं करेंगे तब तक वो स्टडी लॉजिकल साइंटिफिक मेथड को फॉलो नहीं करेगी, और आपका हाइपोथेसिस ही गड़बड़ हो जाएगा। जब आपका हाइपोथेसिस गड़बड़ हो जाएगा तो पूरा स्टडी ही गड़बड़ हो जाएगा। तो हाइपोथेसिस तो आप जानते हैं पहला चरण है, पहले विचार रखेंगे तभी तो आप एक स्टेप को फॉलो करेंगे। तो विचार ही आपका गलत हो गया और उसके अकॉर्डिंग आप सही से बना नहीं पाए। तो जैसे मान लिया आपने धर्म के आधार पे एक धर्म आपने बना दिया कि इस धर्म के लोग आत्महत्या करते हैं, धर्म को बीच में घुसा दिया, आपने जाति को घुसा दिया और इमोशनल हो गए, सेंटिमेंट आपका आ गया। आप अपने धर्म को अच्छा साबित करने के लिए स्टडी कर रहे हैं, आप अपनी जाति को, क्षेत्र को, समूह को, भाषा को, आपने कह दिया ये भाषा दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है। भाई आधार क्या है? आप कोई भी बात जो कह रहे हैं या विचार आप रख रहे हैं तो पहले आप विचार न्यूट्रल वे में रखेंगे तभी तो उसको साबित कर पाएंगे। विचार ही आपका बेस्ट है। आप खुद से ही बोल रहे हैं ये भाषा दुनिया की सबसे अच्छी है, आप खुद से ही बोल रहे हैं ये धर्म दुनिया का सबसे अच्छा है, आप खुद से ही बोल रहे हैं ये जाति दुनिया की अच्छी है। आप ये बात ऐसे अगर हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे तो आपका तो पर्सनल उसमें डिजायर आ गया। पर्सनल डिजायर को जब आप रखेंगे, व्यक्तिगत स्वार्थ को रखेंगे, इच्छा को रखेंगे तो स्टडी खराब हो जाएगी। बायसनेस नहीं आना चाहिए।
आपका स्टडी बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए और यूनिवर्सल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको ये वीडियो आप ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।